हाय दोस्तों, मैं हूं ओम और आपके अपने पसंदीदा चैनल भूतकाल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको सच्ची आपबीती, रूह कांप देने वाले अनुभव और रात के अंधेरे में घटी भयानक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें इसे अपने उन दोस्तों के साथ जो रात के सन्नाटे में हॉरर सुनने का दम रखते हैं। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आप किसी सुनसान नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों, इंजन की भारी आवाज के सिवा आसपास कोई शोर न हो और अचानक आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल का कांटा एम्प्टी पर अटके, तो सामने टिमटिमाती पीली रोशनी एक जीवनदान जैसी लगती है। पर क्या हो अगर वो रोशनी किसी जीवनदान की नहीं, बल्कि आपको खींचकर एक ऐसे कुएं में धकेलने की चाल हो जहां से कोई रास्ता बाहर नहीं निकलता। सड़क का अपना एक अलग मिजाज होता है। जो लोग दिन के उजाले में हाईवे पर गाड़ियां चलाते हैं, वे कभी नहीं समझ सकते कि रात 2 बजे के बाद सड़क का रूप कैसा बदल जाता है। दिन में जो डामर काली पट्टी जैसा दिखता है, रात को वही डामर किसी निगल जाने वाले असीम अजगर की तरह लगता है। मेरा नाम ओम है। मैं पिछले 8 सालों से अंतरराज्यीय रूटों पर भारी गाड़ियां चला रहा हूं। नागपुर से ग्वालियर, दिल्ली से कोलकाता। भारत का शायद ही कोई ऐसा नेशनल हाईवे होगा जिस पर मेरे 10 चक्के के टायरों के निशान न पड़े हों। मेरे साथ केबिन में मेरा क्लीनर बजरंगी हमेशा रहता था। बजरंगी उम्र में मुझसे छोटा था, पर रात की ड्राइविंग में वो मेरी आंख और कान का काम करता था। बात कड़ाके की ठंड वाली रातों की है। हम नागपुर से माल लादकर ग्वालियर की तरफ बढ़ रहे थे। NH 44 का वो हिस्सा जंगलों और छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। रात के करीब 2 बजने को थे। हाईवे पर दूर दूर तक न तो किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट दिख रही थी और न ही सड़क किनारे कोई ढाबा। उस्ताद, बजरंगी ने अपनी चद्दर कसकर ओढ़ते हुए कहा, कोहरा बहुत गाढ़ा हो रहा है। वाइपर चलाने पर भी शीशे पर धुंध जम रही है। गाड़ी थोड़ी धीमी कर लो। मैंने स्टीयरिंग पर अपने कांपते हाथों की पकड़ कस ली। केबिन के अंदर हीटर चल रहा था, फिर भी बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़की के रबर से छनकर अंदर आ रही हवा चमड़ी में सुइयां चुभा रही थी। ज्यादा धीमा नहीं कर सकता बजरंगी, मैंने सामने देखते हुए कहा। डीजल का कांटा देख ले एक बार। बजरंगी ने टॉर्च जलाकर डैशबोर्ड के फ्यूल गेज पर रोशनी डाली। डीजल की सुई लाल रंग के आखिरी निशान को छू रही थी। वार्निंग लाइट रुक रुक कर पीली बत्ती से झपक रही थी। अरे बाप रे, बजरंगी चौंक उठा। उस्ताद, इसमें तो 10 लीटर भी डीजल नहीं बचा। इस जंगल के बीच में अगर गाड़ी बंद हुई तो सुबह तक जम जाएंगे। मुझे लगा था कि लखनादौन वाले पंप पर फुल करवा लूंगा, पर वो तो बंद निकला। मैंने थूका और गियर बदलकर गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। अल्लाह ईश्वर से दुआ कर कि अगले 5-10 किलोमीटर में कोई चालू पेट्रोल पंप मिल जाए। हम दोनों की नजरें धुंध को चीरती हुई सड़क के किनारों पर टिकी थी। ठंड के कारण सड़क किनारे लगे मील के पत्थर, माइलस्टोन्स, भी कोहरे में छिपे हुए थे। तभी गाड़ी की तेज पीली बीम में सड़क किनारे खड़ा एक सफेद और पीला माइलस्टोन चमका। बजरंगी ने खिड़की से मुंह बाहर निकालकर पढ़ा, NH 44, माइलस्टोन 13 इंच। उस्ताद, 13 नंबर का पत्थर आया है। बजरंगी बुदबुदाया। बुजुर्ग कहते हैं रात को 13 नंबर के पत्थर के आसपास रुकना नहीं चाहिए। बकवास बंद कर बजरंगी, मैंने झल्ला कर कहा। इस वक्त अगर डीजल नहीं मिला तो ये 13 नंबर ही हमारा आखिरी ठिकाना बन जाएगा। अभी मैंने वो बात पूरी भी नहीं की थी कि लगभग 200 मीटर आगे धुंध के पार एक हल्की पीली टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वो एक बहुत पुराना जर्जर सा पेट्रोल पंप था। लोहे का जंग लगा टीन का शेड, जिसके एक कोने से जंग खाई हुई चेन लटक रही थी। शेड के नीचे 2 पुरानी एनालॉग जमाने की लाल सफेद पेट्रोल डीजल की मशीनें खड़ी थी। मशीनों की पीली बत्तियां फड़फड़ा रही थी, मानो उनमें आखिरी सांस बची हो। कोने में छोटा सा टीन का केबिन बना था, जिसकी खिड़की से पीला धुआं और रोशनी बाहर आ रही थी।
लो भाई, तुम्हारी दुआ सुन ली गई। मैंने गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ते हुए राहत की सांस ली। 10 चक्के की भारी गाड़ी चरमराती हुई उस पंप की कच्ची जमीन पर जाकर रुकी। धूल और सूखी पत्तियों का एक गुबार हवा में उड़ा। मैंने 2 बार हॉर्न बजाया। पोंपो इंजन की भारी गड़गड़ाहट के बीच केबिन का लकड़ी का पुराना दरवाजा एक भयानक चरचराहट के साथ खुला। अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने खाकी रंग की बहुत पुरानी, जगह जगह से फटी हुई यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसका सिर और आधा चेहरा एक काले मैले गमछे से ढका था। उसकी चाल इतनी धीमी और बेजान थी, मानो उसके घुटनों में हड्डियां ही न हो। वो धीरे धीरे हमारी गाड़ी के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के पास आया। मैंने खिड़की का शीशा आधा नीचे सरकाया। जैसे ही शीशा नीचे हुआ, बाहर की कड़ाके की ठंड के साथ एक ऐसी बदबू केबिन के अंदर घुसी कि मेरी आंत सड़ने को हो गई। वो पेट्रोल या डीजल की बदबू नहीं थी, वो सड़े हुए नालों, पुराने खून और बहुत पुरानी राख की मिलीजुली सड़ांत थी। 5000 का डीजल डाल दे भाई, मैंने अपना रुमाल नाक पर रखते हुए कहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया। गमछे के पीछे छिपे उसके चेहरे से केवल उसकी आंखें दिख रही थी, बिल्कुल सफेद, बिना किसी पुतली के, सूखी और निष्प्राण। उसने बिना कुछ कहे डीजल का भारी नोजल उठाया और हमारी गाड़ी के पिछले टैंक की तरफ बढ़ गया। बजरंगी ने पीछे मुड़कर देखा। उस्ताद, ये बंदा अजीब नहीं लग रहा? इस कड़ाके की धूप ठंड में भी इसके हाथ नंगे हैं और इसकी चमड़ी देख रहे हो, बिल्कुल काली पड़ी हुई है, जैसे किसी ने आग में भून दिया हो। चुप बैठ बजरंगी, हमें सिर्फ डीजल से मतलब है। मैंने जेब से 5-5 100 के 8 नोट निकाले। पीछे से नोजल का कट ऑफ होने की आवाज आई। टक। वो खाकी यूनिफॉर्म वाला आदमी वापस खिड़की के पास आया। उसने अपना बर्फीला काला हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी उंगलियों के नाखून टूटे हुए और काले थे और उनके अंदर जंग भरा हुआ था। मैंने उसे नोट थमाए। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके हाथ से छुई, मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी लाश के जमे हुए हाथ को छू लिया हो। उसने नोट लिए, पर उन्हें अपनी जेब में रखने के बजाय केवल मुट्ठी में भींच लिया। फिर उसने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज किसी इंसानी गले से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लोहे की 2 पुरानी पत्तियों को एक दूसरे पर घिसा जा रहा हो। आगे का रास्ता बंद है साहब, 13वें पत्थर से आगे मत जाना। मैंने घबराकर तुरंत खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाया, गियर डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी झटके के साथ हाईवे पर वापस दौड़ पड़ी। क्या अजीब आदमी था उस्ताद, बजरंगी ने पीछे देखते हुए कहा। नागपुर से ग्वालियर का यह रास्ता तो रोज का है, आगे कौन सा रास्ता बंद होगा? छोड़ना, पागल होगा, मैंने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा। हम लगभग 10 मिनट तक 60 की रफ्तार पर चलते रहे, लेकिन तभी मेरी नजर डैशबोर्ड के फ्यूल गेज पर पड़ी। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। 5000 का डीजल डलवाने के बाद भी सुई ऊपर उठने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। लाल वार्निंग लाइट अब जल नहीं रही थी, बल्कि पागलों की तरह तेजी से फड़फड़ा रही थी। बजरंगी, ये क्या है? मैंने चिल्लाकर कहा। बजरंगी ने टॉर्च से गेज को देखा। ये कैसे हो सकता है उस्ताद? उसने तो डीजल डाला था इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क किनारे फिर से वही माइलस्टोन चमका। मैंने गाड़ी धीमी की और हम दोनों ने आंखें फाड़कर उस पत्थर को देखा। सफेद और पीला माइलस्टोन, जिस पर काले रंग से लिखा था NH44, माइलस्टोन 13 इंच। और उस पत्थर के ठीक 100 मीटर आगे वही पुराना जंग लगा टीन का शेड, वही फड़फड़ाती पीली लाइटें, वही 2 मशीनें और वही खाकी यूनिफॉर्म वाला आदमी हाथ में डीजल का नोजल लिए सड़क किनारे खड़ा था। मैंने झटके से ब्रेक पर पैर जमा दिया। हमारी 10 चक्के की गाड़ी टायरों की चीख के साथ सड़क किनारे रुक गई। केबिन में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल इंजन की भारी वाइब्रेशन और हमारी उखड़ी हुई सांसों का शोर तोड़ रहा था।
उस्ताद, बजरंगी की आवाज इतनी कांप रही थी कि लग रहा था उसके दांत आपस में बज रहे हों। ये वही पेट्रोल पंप ना? हम तो 10 मिनट से सीधे 60 की स्पीड में भाग रहे थे। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से भींच रखा था कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। मेरी आंखें सामने लगे विंडशील्ड के पार जम चुकी थी। कोहरे के बीच लगभग 100 मीटर दूर वही जर्जर टीन का शेड खामोश खड़ा था। उसकी पीली बत्ती फड़फड़ा रही थी, टिक टिक टिक। और उसके ठीक नीचे वही खाकी यूनिफॉर्म वाला आदमी सड़क की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसके हाथ में डीजल का नोजल लटक रहा था, जिससे गाढ़ा काला तेल टपककर नीचे जमीन में समा रहा था। उस्ताद, पीछे गाड़ी मोड़ो, वापस लखनादौन चलो, बजरंगी घबराकर चिल्लाया। पीछे कैसे मोड़ूं? मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी अपनी आवाज खौफ से फटने लगी थी। 10 चक्का ट्राला है बजरंगी। इस 2 लेन के हाईवे पर गाड़ियां मोड़ने का रास्ता कहाँ है? और अगर पीछे मुड़े भी तो गारंटी है कि वापस वही रास्ता मिलेगा? मैंने गियर में गाड़ी डाली, साइड मिरर में देखा, पीछे पूरा हाईवे घने बर्फीले कोहरे में गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सड़क सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी तक ही मौजूद है। उसके पीछे केवल असीम अंधेरा और खाई है। मैंने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को उस पेट्रोल पंप के सामने से तेजी से निकाल ले गया। इस बार मैंने उस खाकी वाले की तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी आंखें सड़क के सफेद पट्टियों पर टिका दी। रफ्तार 70, 80, 90। गाड़ी हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भारी गाड़ी को इतनी स्पीड में नहीं भगाया था। सड़क किनारे लगे सूखे महुए और शीशम के पेड़ किसी भूतिया साए की तरह पीछे छूट रहे थे। बजरंगी, घड़ी देख कितना बजा है? मैंने हाफते हुए पूछा। बजरंगी ने अपनी कांपती कलाई उठाई। उसकी डिजिटल घड़ी की पीली स्क्रीन पर जो टाइम दिख रहा था, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। रात के 2:13। 2:13। बजरंगी बुदबुदाया। उस्ताद, जब हमने पहली बार उस पंप पर गाड़ी रोकी थी, तब भी मेरी घड़ी में 2:13 ही बज रहा था। क्या? मैंने चौंक कर अपनी कलाई घड़ी देखी। मेरी सुइयों वाली पुरानी घड़ी में भी 2:13 हुए थे। सेकंड वाली सुई 12 पर जाकर रुक चुकी थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, कट कट कट, पर 12 के आंकड़े से आगे नहीं खिसक रही थी। समय रुक चुका था, सड़क खत्म नहीं हो रही थी। हम किसी ऐसे अदृश्य पहिए पर दौड़ रहे थे जो हमें गोल गोल घुमाकर बार बार उसी जगह ला रहा था। तभी केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी। वो ठंडी हवा नहीं थी, वो सड़े हुए मांस, जलती हुई रबर और सूखी राख की वही पुरानी बदबू थी जो उस पंप वाले के हाथों से आ रही थी। उस्ताद, केबिन की लाइट ऑन करो जल्दी, बजरंगी चिल्लाया। मैंने डैशबोर्ड की अंदरूनी पीली लाइट का बटन दबाया। रोशनी होते ही मेरी नजर गियर लीवर के पास पड़ी, जहां 500 के जो नोट मैंने उस आदमी को देने के बाद अपनी जेब से निकाले थे, वे सीट पर रखे थे। लेकिन वे अब नोट नहीं थे। वे पूरी तरह से काली राख और इंसान की जली हुई हड्डियों के चूरे में बदल चुके थे। उस राख के ढेर में से धीरे धीरे सफेद धुआं उठ रहा था। हे भगवान, ये क्या है? बजरंगी सीट पर अपने पैर ऊपर करके बैठ गया और तभी गाड़ी के विंडशील्ड, सामने वाले कांच पर बाहर से कुछ गिरा। थप, एक बर्फीला काला हाथ सीधे ड्राइवर साइड की खिड़की के कांच पर आ गिरा। हाथ की उंगलियां सूखी लकड़ियों जैसी थी, जिनके नाखून गायब थे और काली चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। कांच पर उस हाथ के गिरते ही जमने वाली बर्फ की एक परत फैल गई। शीशे के पार उस गाढ़े कोहरे में से वही खाकी यूनिफॉर्म वाला चेहरा धीरे धीरे बाहर उभरा। उसका गमछा अब पूरी तरह हट चुका था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी बहुत भीषण आग में उसकी चमड़ी गल गई हो। उसकी खोखली सफेद आंखों से कोई आंसू नहीं, बल्कि गाढ़ा काला तेल रिस रहा था। वो 80 की रफ्तार से भागती हुई
हमारी गाड़ी के दरवाजे के साथ साथ हवा में तैर रहा था। मैंने कहा था न साहब। उसकी खरखरी लोहे जैसी आवाज सीधे केबिन के शीशे को चीरती हुई हमारे कानों में गूंजी। आगे रास्ता बंद है। 13वें माइलस्टोन से कोई आगे नहीं जाता। उस्ताद, गाड़ी चलाओ, मार देगा ये। बजरंगी चीख पड़ा। उसकी आंखों से खौफ के आंसू बहने लगे। मैंने घबराकर स्टीयरिंग को बाईं तरफ झटका दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी मुड़ी, सामने कोहरे के पार फिर से वही दृश्य सामने आया। वही NH 44, माइलस्टोन 13 इंच का पत्थर और उसके ठीक पीछे वही पीली लाइटों वाला पेट्रोल पंप। लेकिन इस बार पंप खाली नहीं था। इस बार उस टीन के शेड के नीचे उस खाकी वाले के अलावा दर्जनों अन्य काले झुलसे हुए साए खड़े थे। कोई बस की खिड़की से लटका हुआ दिख रहा था, कोई ट्रक के टूटे हुए केबिन की शक्ल में था। उन सभी की आंखें सफेद थी और वे सब सड़क किनारे एक कतार में खड़े होकर हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी का डीजल पूरी तरह खत्म हो चुका था। घड़ घड़ घड़ाक इंजन ने एक आखिरी जोरदार झटका खाया। 10 चक्के की भारी गाड़ी चीखती हुई बंद हो गई और ठीक उसी 13वें माइलस्टोन के सामने जाकर थम गई। पूरा केबिन घने अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। केवल हमारी तेज सांसों और बाहर से आती ठंडी हवा की सरसराहट का शोर बचा था। तभी गाड़ी के पिछले ट्राले की तरफ से किसी के लोहे की छड़ से हमारी गाड़ी की बाड़ी ठोकने की आवाज आई। इंजन बंद होते ही जो सन्नाटा छाया, वो किसी श्मशान से भी ज्यादा भयानक था। बाहर का तापमान इतना गिर चुका था कि केबिन के शीशों पर अंदर की तरफ से बर्फ की पतली परत जमने लगी थी। ठक 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 लोहे के ट्राले पर ठोकने की आवाज अब और तेजी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर लोहे की भारी रेंच से गाड़ी की बॉडी को नाप रहा हो। उस्ताद, वो लोग पीछे से ऊपर चढ़ रहे हैं। बजरंगी की आवाज हलक में अटक गई थी। उसने केबिन में रखी लोहे की छड़ को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया था, लेकिन उसके हाथ थरथर कांप रहे थे। मैंने डैशबोर्ड पर रखी इमरजेंसी टॉर्च उठाई और उसका बटन दबाया। टॉर्च की पीली रोशनी कांच पर जमी बर्फ से टकराकर फैल गई। तभी ड्राइवर साइड वाली खिड़की के कांच पर बाहर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। धड़ाक। शीशे पर जम चुकी बर्फ के बीच से एक सूखी जली हुई हथेली की छाप छप गई। फिर एक के बाद एक दर्जनों थप्पड़ गाड़ी के केबिन, दरवाजों और विंडशील्ड पर पड़ने लगे। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। पूरी 10 चक्के की भारी गाड़ी ऐसे हिलने लगी जैसे कोई विशालकाय जीव उसे उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा हो। बाहर कोहरे में दर्जनों काली आकृतियां हमारी गाड़ी को घेरे खड़ी थी। वे सब खाकी यूनिफॉर्म, फटे हुए कपड़ों और झुलसी हुई चमड़ी वाले साए थे। उनके गाल गले हुए थे और आंखों के गड्ढों से पीला गाढ़ा तेल बह रहा था। ओम, नीचे उतर। वो आवाज किसी एक गले से नहीं आ रही थी। बाहर खड़े उन तमाम सायों के मुंह एक साथ हिल रहे थे। उनकी फुसफुसाहट से पूरा केबिन गूंज रहा था। 30 साल से हम इस 13वें माइलस्टोन पर इंतजार कर रहे हैं। हमारी टंकी खाली है ओम। हमें डीजल नहीं, तुम्हारी सांसें चाहिए। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली। उंगलियां इतनी सुन पड़ चुकी थी कि पहली 2 तीलियां बिना जले टूट गई। तीसरी तीली जल उठी। मैंने वो जलती हुई तीली सीधे सीट पर रखी, उस राख और जली हुई हड्डियों के चूरे पर फेंक दी जो थोड़ी देर पहले 5-500 के नोट थे। भभक। नीले रंग की एक तेज लपट उठी। उस लपट का उठना था कि बाहर खड़े सायों के हलक से एक जोरदार चीख निकली। आहे! गाड़ी पर थप्पड़ पड़ने बंद हो गए। वे सभी काले साए झटके से पीछे हटे और उस धुंध में गायब हो गए। उस्ताद, ये क्या था? बजरंगी हाफते हुए बोला। उसकी आंखें फटी की फटी थी। ये नोट नहीं थे बजरंगी, ये उस इंसान की राख थी जिसने इस जगह पर जान दी थी। मैंने हाफते हुए कहा। मेरी नजर ड्राइवर साइड के दरवाजे के नीचे पड़े एक पुराने जंग लगे पीतल के बैच पर पड़ी
जो खिड़की के टूटे रबर से छनकर नीचे गिरा था। मैंने कांपते हाथों से वो बैज उठाया। टॉर्च की रोशनी में उस पर लिखा था, मप्र राज्य परिवहन पंप ऑपरेटर रामदीन 1998। बैज को देखते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। 8 साल से हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए मैंने पुराने ड्राइवरों से एक कहानी सुनी थी। 1998 की कड़ाके की ठंड वाली रात में NH 44 के इसी 13वें माइलस्टोन के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। डीजल से भरा एक टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण सीधे इस सरकारी पेट्रोल पंप से जा टकराया था। उस हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी रामदीन के साथ साथ वहां खड़ी एक पूरी पैसेंजर बस जलकर राख हो गई थी। जितने भी लोग उस रात वहां मौजूद थे वे सब जिंदा जल गए थे। उस हादसे के बाद सरकार ने वो पेट्रोल पंप हमेशा के लिए बंद कर दिया था और हाईवे को थोड़ा बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उन मरे हुए लोगों की तड़प और उनकी अधूरी मौत ने उस जगह को समय के एक तांत्रिक चक्रव्यूह में बांध दिया था। जो भी बदसिब ड्राइवर रात 2:13 बजे 13वें माइलस्टोन के पास बिना डीजल के पहुंचता था, वो उस डेथलूप में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता था। उस्ताद बजनरगी ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर वो लोग 1998 में मर चुके हैं तो फिर हम जिस पंप से डीजल भरवा रहे थे वो क्या था? मैंने सामने विंडशील्ड के पार देखा। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था और जो नजारा सामने दिखा उसने हमारे जिस्म का पूरा खून सुखा दिया। वो कोई चमकता या पीली रोशनी वाला पेट्रोल पंप नहीं था। सामने केवल जली हुई काली कंक्रीट के खंडहर खड़े थे। 2 जंग खाई हुई पूरी तरह से झुलसी हुई पेट्रोल मशीनें ढांचे की तरह खड़ी थी और उन मशीनों के चारों तरफ दर्जनों गाड़ियों के जले हुए कंकाल पड़े थे। ट्रक, बसें, कारें जो पिछले 30 सालों में इस 13वें माइलस्टोन के लूप में फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। हमारी गाड़ी भी अब उन कंकालों के ठीक बीचों बीच खड़ी थी और उस जली हुई इमारत के बीच से खाकी यूनिफॉर्म वाला वो रामदीन का साया हाथ में लोहे की बड़ी रेंच लिए धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अब कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी ओम। उसकी खोखली आंखों से पीली आग की लपटें निकलने लगी थी। रामदीन का वो झुलसा हुआ साया धीरे धीरे हमारी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट जमीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसके पीछे खड़े अन्य मरे हुए लोगों के साए अब एक घेरा बनाकर हमारी 10 चक्के की गाड़ी को चारों तरफ से घेर चुके थे। बजनरगी, गाड़ी के केबिन में जो इमरजेंसी केरोसिन, मिट्टी का तेल का डिब्बा रखा है उसे उठा। मैंने दबी और कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, मिट्टी का तेल? पर गाड़ी में डीजल तो है ही नहीं। हम भागेंगे कैसे? बजनरगी बदवासी में पीछे की सीट के नीचे रखे लाल डिब्बे को टटोलने लगा। भागने का कोई रास्ता सड़क पर नहीं है बजनरगी। ये जगह कोई रास्ता नहीं, एक कब्र है। मैंने टॉर्च की रोशनी सीधे सामने आ रहे रामदीन के झुलसे चेहरे पर मारते हुए कहा, ये लूप डीजल या गाड़ी से नहीं टूटेगा। ये उस अभिशप्त आग से टूटेगा जो 1998 में यहां सुलगी थी। रामदीन के कदम हमारी गाड़ी के बोनट के ठीक सामने आकर रुक गए। उसने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की भारी रेंच उठाई और पूरी ताकत से विंडशील्ड पर दे मारी। चटाक, गाड़ी का मोटा शीशा मकड़ी के जाले की तरह बिखर गया। शीशे के नुकीले टुकड़े केबिन के अंदर आ गिरे। एक तीखा टुकड़ा मेरे दाहिने गाल को छीलते हुए निकल गया, जिससे खून की एक पतली धार बहने लगी। खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा में वही जलती हुई रबर, सड़े हुए मांस और पुरानी राख की दुर्गंध इतनी तीव्र हो गई कि मेरा सिर चकराने लगा। रामदीन ने अपनी झुलसी हुई काली उंगलियां टूटे हुए शीशे के पार बढ़ाई और सीधे मेरी गर्दन को दबोच लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श किसी बर्फ की सिली जैसा नहीं, बल्कि -डिग्री में जमी हुई धातु जैसा था। मेरी सांस वही अटक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दिमाग की नसें फटने लगी। उसकी सफेद
बिना पुतली वाली आंखों में 1998 के उस टैंकर हादसे की नीली लपटें नाच रही थी। 30 साल, रामदीन के गाल से गाढ़ा काला तेल रिसकर सीधे मेरे चेहरे पर गिरा। 30 साल से हम इस 13वें पत्थर पर जल रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी का टैंक भी अब कभी नहीं भरेगा। बजनरगी, डिब्बा खोल। मैं अपनी बची कुची ताकत से घुटती आवाज में चीखा। बजनरगी ने बिना एक पल गवाए मिट्टी के तेल का डिब्बा खोला और पूरा केरोसिन मेरे गाल से बहते हुए खून विंडशील्ड के टूटे शीशों और रामदीन के हाथ पर उड़ेल दिया। उस्ताद, माचिस! बजनरगी चिल्लाया। मैंने अपनी जेब में पड़ी आधी भीगी माचिस की डिब्बी निकाली। मेरी उंगलियां सुन पड़ चुकी थी। पहली तीली टूटी, दूसरी तीली में कोई चिंगारी नहीं उठी। रामदीन की पकड़ मेरी गर्दन पर और कसती जा रही थी। मेरी आंखों के आगे पीली और काली बत्तियां झिलमिलाने लगी। घिस घिस, भभक। तीसरी तीली जल उठी। मैंने बिना सोचे समझे वो जलती हुई तीली सीधे केरोसिन से भीगे रामदीन के हाथ पर फेंक दी। भभक। नीले और लाल रंग का एक जोरदार शोला केबिन के मुहाने पर भड़क उठा। रामदीन के मुंह से ऐसी भयानक अमानवीय चीख निकली जिसने पूरे NH-44 के वीरान जंगल को हिलाकर रख दिया। आहे! वो झटका खाकर पीछे हटा। उसके हाथ पर लगी आग तेजी से उसके पूरे झुलसे शरीर में फैलने लगी। उसके पीछे खड़े दर्जनों काले साए भी उस आग की लपटों की जद में आने लगे। पूरा खंडहर एक भयानक नीली अग्नि से जगमगा उठा। उस आग में से 1998 के हादसे में मरे हुए यात्रियों की चीखें, बसों की खिड़कियां टूटने की आवाजें और टैंकर के फटने का भयानक धमाका गूंजने लगा। बजनरगी, सेल्फ मार! मैं गले को सहलाते हुए चिल्लाया। पर उस्ताद, डीजल, मार सेल्फ! मैंने चीख कर कहा। बजनरगी ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। घड़ घड़ इंजन ने 2 बार हिचकी ली। नीली आग की लपटें अब हमारी गाड़ी के बोनट तक पहुंच रही थी। मैंने तीसरे प्रयास में चाबी को पूरी ताकत से घुमाया और एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया। भड़ भड़ धड़ाक। इंजन अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ स्टार्ट हो गया। डैशबोर्ड का फ्यूल गेज, जो अब तक 0 पर अटका हुआ था, वो पागलों की तरह ऊपर नीचे नाचने लगा। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और फिर पहले गियर में डालकर गाड़ी को सीधे उस जलते हुए 13वें माइलस्टोन के पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया। क्रश, सफेद और पीला माइलस्टोन हमारी भारी गाड़ी के 10 टायरों के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही वो पत्थर टूटा, पूरे हाईवे का दृश्य कांच की तरह बिखर गया। वो जली हुई कंक्रीट, टीन का शेड और नीली आग धुएं के एक विशाल बवंडर में बदलकर हवा में उड़ गए। हमारी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने लोहे के डिवाइडर से जा टकराई और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। केबिन में पूरी तरह अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो तीखी धूप सीधे मेरी आंखों में चुभ रही थी। सिर में असह्य दर्द हो रहा था और गाल पर सूखी पपड़ी जमा हो चुकी थी। चारों तरफ अस्पताल के डेटॉल और दवाइयों की तीखी गंध फैली हुई थी। छत पर पुराना पंखा धीमी रफ्तार से घूम रहा था। उस्ताद, आप ठीक हो? बगल में बिस्तर पर बैठा बजनरगी चौंक कर उठा। उसके दाहिने हाथ पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मैंने गले को सहलाते हुए थूक निकला। गला ऐसा सूखा था जैसे हफ्तों से पानी न पिया हो। बजनरगी, हम कहाँ हैं? गाड़ी कहाँ है? हम जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं उस्ताद, बजनरगी ने कांपती आवाज में कहा। सवेरे हाईवे पुलिस की गश्ती गाड़ी ने हमें सड़क किनारे पाया था। हमारी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर रुकी हुई थी और वो 13वां माइलस्टोन, वो पेट्रोल पंप। मैंने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की। बजनरगी ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ हिंदी समाचार पत्र निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। अखबार के पहले पन्ने पर हमारे ट्रक दुर्घटना की खबर छपी थी।
लेकिन नीचे एक बॉक्स में जो लिखा था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। NH 44 पर 1998 के पुराने खंडहर के पास मिला ट्रक। पुलिस के अनुसार चालक ने रात के समय किसी भ्रम के चलते गाड़ी को सड़क किनारे पड़े 25 साल पुराने ध्वस्त माइलस्टोन पर चढ़ा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बिना डीजल के गाड़ी घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। अखबार के साथ एक फोटो भी छपी थी। फोटो में हमारी गाड़ी उसी जगह खड़ी थी जहां 1998 में रामदीन का सरकारी पेट्रोल पंप हुआ करता था, पर वहां कोई जली हुई कंक्रीट या टीन का शेड नहीं था, केवल कंकालों जैसा वीरान जंगल और जमीन पर बिखरी हुई पीली राख थी। उस्ताद, बजरंगी ने फुसफुसाते हुए कहा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उस जगह पर पिछले 25 सालों में दर्जनों ट्रक और गाड़ियां बिना किसी टक्कर के रहस्यमयी तरीके से खाई में गिर चुकी हैं। जितने भी ड्राइवर जिंदा बचे, सबने रात 2:03 बजे उसी खाकी यूनिफॉर्म वाले रामदीन और 13वें माइलस्टोन की बात कही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीली सहरन दौड़ गई। वो कोई सपना नहीं था, वो कालियाना और NH 44 के बीच अटका हुआ एक जिंदा श्मशान था जो हर रात 2:03 बजे उन भटके हुए ड्राइवरों की बलि मांगता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी का मुआयना करने गया तो देखा कि गाड़ी की विंडशील्ड पर उस बर्फीले सूखे हाथ की छाप आज भी कांच के अंदर गहराई तक छपी हुई थी, बिल्कुल किसी जली हुई रबर की तरह। और सबसे भयानक बात, मेरी गाड़ी के फ्यूल टैंक में आज भी वही गाढ़ा काला तेल भरा हुआ है जिसकी गंध किसी इंसान की पुरानी राख जैसी आती है। मैंने उस गाड़ी को कभी दोबारा NH 44 पर नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी NH 44 के उस 13वें माइलस्टोन और रात 2:03 बजे के उस अभिशप्त लूप की सच्ची आप बीती। आज भी जब मैं रात के सन्नाटे में किसी हाईवे से गुजरता हूं और मेरी नजर सड़क किनारे लगे पीले सफेद माइलस्टोन्स पर पड़ती है तो मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर अकड़ जाती हैं। अगर किसी पत्थर पर 13 लिखा दिख जाए तो मैं गाड़ी की रफ्तार कभी धीमी नहीं करता। अगर आप भी रात को ड्राइविंग करते हैं तो याद रखिएगा, हर चमकती रोशनी रास्ता नहीं दिखाती। कुछ बत्तियां आपको उस दुनिया में खींचने के लिए जलती हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, भूतकाल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो नाइट ड्राइविंग के शौकीन हैं। कमेंट करके मुझे बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। मिलते हैं एक और खौफनाक आपबीती के साथ। तब तक के लिए रात में संभल कर चलिएगा। शुक्रिया